Vice Media was once one of the hottest Movements around the world, national security and whistleblowers, crime, war, peace, global economics, and more. आज हम ऐसी कंपनी की बात करने वाले हैं जो एक टाइम पे मीडिया का रॉकस्टार थी, वॉइस मीडिया। ये नाम शायद आप में से कई लोगों ने पहले नहीं सुना होगा क्योंकि इंडिया में इसकी इतनी हाइप नहीं है जितनी वेस्टर्न कंट्रीज में। लेकिन ये एक ऐसी कंपनी थी जो यंगस्टर के दिल पे राज करती थी, उनके स्टाइल में, उनके वाइब में और थोड़ी सी बगावत वाली एनर्जी के साथ। इसकी कहानी शुरू से समझते हैं क्योंकि ये एक छोटी सी मैगजीन से लेकर $1 बिलियन एम्पायर तक का सफर था और फिर उसका डाउनफॉल भी उतना ही ड्रामेटिक था। वॉइस की शुरुआत होती है 1994 में कनाडा के मॉन्ट्रियल शहर में। 3 दोस्त शेन स्मिथ, सुरेश एल्वी एंड गैविन मैकलेंस, इन तीनों ने मिलकर एक छोटी सी मैगजीन लॉन्च की। नाम था वॉइस ऑफ मॉन्ट्रियल। अब ये कोई ऐसी वैसी मैगजीन नहीं थी जो पॉलिटिक्स या बोरिंग हेडलाइन पे फोकस करती थी। ये बात थी आर्ट, म्यूजिक, स्केटिंग और ड्रग कल्चर की। मतलब वो चीजें जो उस टाइम के यंगस्टर को एक्साइटेड करती थी। सोचो, एक मैगजीन जो आपके कॉलेज के बिंदास और खुले मिजाज दोस्त की तरह बात करे, बिना किसी फिल्टर के, बिना बकवास, सिर्फ सीधा दिल से दिल तक। और इस मैगजीन को बाद में एक फंडिंग मिली कैनेडियन गवर्नमेंट से। हाँ, सरकार के पैसे से एक मैगजीन चल रही थी। ये बात थोड़ी सी अजीब लगती है, लेकिन ये तीनों दोस्त बहुत स्मार्ट थे। उन्होंने समझ लिया था कि उनकी ऑडियंस कौन है। वो लोग जो टीवी पे 24/7 न्यूज चैनल से थक गए थे, जो कुछ रियल, कुछ अलग चाहते थे। शेन स्मिथ तो खुद कहता था कि वो ऐसी स्टोरीज दिखाना चाहता है जो बड़े बड़े न्यूज चैनल कभी ना छू सके। 1996 तक ये मैगजीन इतनी हिट हो गई कि उन्होंने इसका नाम बदल के वॉइस कर दिया। अब वॉइस का मतलब समझ लो, ये वो वाइब थी, थोड़ी नॉटी, थोड़ी बोल्ड और पूरी तरह से फियरलेस थी। इसके बाद एक बड़ा टर्निंग पॉइंट आया जब एक कैनेडियन मिलियनेयर रिचर्ड साविंस्की, इसने $4 मिलियन इन्वेस्ट किए। ये पैसा वॉइस को मॉन्ट्रियल से न्यूयॉर्क ले गया, वो शहर जो उस टाइम पे हिपस्टर कल्चर का घर था। न्यूयॉर्क में वॉइस का सीन एकदम सेट हो गया। ब्रुकलिन के कूल ऑफिस, ट्रेंडी वाइब और एक अलग ही एनर्जी। ये वो टाइम था जब वॉइस एक लोकल मैगजीन से ग्लोबल ब्रांड बनने की तैयारी कर रहा था। अब यहाँ से वॉइस का असली खेल शुरू हुआ। इनकी खासियत थी उनके रॉ एनर्जी और फियरलेस अप्रोच। ये लोग ऐसी स्टोरीज कवर करते थे जो दिल छू जाती थी। कभी नॉर्थ कोरिया के डिक्टेटर के साथ फुटेज, कभी कोलंबिया के ड्रग सीन की असलियत, वैसे ही जैसे कोई जर्नलिस्ट मुंबई के अंडरवर्ल्ड में घुस जाए और एक रियल अनफिल्टर स्टोरी लाए बिना किसी डर के। 20s की शुरुआत तक वॉइस ने प्रिंट से वीडियो की तरफ कदम बढ़ाया। जब यूट्यूब का बूम आया 2017 में, वॉइस ने इसका पूरा फायदा उठाया। उन्होंने MTV के साथ मिलकर VBS.TV लॉन्च किया, एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जहां वो अपनी हटके और यूनिक डॉक्यूमेंट्रीज दिखाते थे। ये डॉक्यूमेंट्रीज ही वॉइस की सबसे बड़ी ताकत थी। द वॉइस गाइड टू ट्रैवल जैसे शोज ने लोगों को शॉक कर दिया, वो भी बिना किसी बजट के। इन्वेस्टर की नजर वॉइस पे पड़ गई। 2013 में 21st सेंचुरी फॉक्स ने $70 मिलियन डाले 5% स्टेक के लिए। फिर AE ने $250 मिलियन डाले और डिज्नी ने $400 मिलियन तक इन्वेस्ट किया। 2010 के मिड तक वॉइस की वैल्यूएशन 5.7 बिलियन तक चली गई। मतलब एक टाइम पे ये CNN या न्यूयॉर्क टाइम्स जैसे बड़े चैनल से भी आगे दिख रहा था। हर कोई सोच रहा था कि ये तो वही कंपनी है जो मीडिया का बाप बनने वाली है। लेकिन ये चमक सिर्फ ऊपर से थी, अंदर से एक अलग ही कहानी बन रही थी, एक बबल जो कभी भी फूट सकता था। एक तरफ ये कंपनी आसमान चढ़ रही थी और दूसरी तरफ नीचे से जमीन खिसक रही थी। वॉइस अपने पीक पे था 2010 में। डॉक्यूमेंट्रीज बनाए जैसे द इस्लामिक स्टेट, जहां जर्नलिस्ट टेररिस्ट ग्रुप के साथ अंडरकवर हो गए, या फेरी फेस्टिवल का एक्सपो जो एक फ्लॉप इवेंट की पोल खोल देता है। ये कंटेंट इतना जबरदस्त था कि बड़े बड़े क्रिटिक जैसे न्यूयॉर्क टाइम्स के डेविड कार पहले तो इसको क्रिटिसाइड करते थे, लेकिन 2014 में उन्होंने माना ये लोग रियल न्यूज ला रहे जो यंग लोग भी देखना चाहते हैं। मतलब वॉइस एक अलग ही लेवल पे खेल रहा था। इन्वेस्टर की तो लाइन लग गई थी। वॉइस की वैल्यूएशन 6 बिलियन तक चली गई। सोचो, एक मैगजीन जो स्केटिंग और म्यूजिक से शुरू हुई अब इतना बड़ा एम्पायर बन गई कि हॉलीवुड के बड़े बड़े प्लेयर्स इसमें पैसा डाल रहे थे। लेकिन ये ग्रोथ एक बड़ी प्रॉब्लम के साथ आई। वॉइस की फाउंडेशन थोड़ी कच्ची थी और ये बात धीरे धीरे सामने आने लगी। सबसे बड़ी दिक्कत थी वॉइस का बिजनेस मॉडल। इनका कंटेंट बोल्ड था, रियल था, लेकिन एडवर्टाइजर के लिए रिस्की। एग्जाम्पल, अगर तुम कोई कंपनी हो जो शैम्पू बेचती है, तो क्या तुम अपनी एड ऐसी डॉक्यूमेंट्स के साथ जोड़ोगे जहां ड्रग्स, वॉर और टेररिस्ट की बात हो? बिल्कुल नहीं। वॉइस के वीडियोस पे मिलियंस ऑफ व्यू मिलते थे, कभी 20 मिलियन, कभी 50 मिलियन, लेकिन पैसे नहीं बन रहे थे। दूसरे मीडिया हाउसेज जैसे HBO या फॉक्स के पास तो कई रेवेन्यू स्ट्रीम्स थे, जैसे कि टीवी सब्सक्रिप्शन, एड्स और स्ट्रीमिंग डील्स। लेकिन वॉइस एक ऐसी कंपनी थी जो सिर्फ एक चीज पर डिपेंड थी, अपने कंटेंट पर। मतलब कोई यूट्यूबर अब सिर्फ अपने व्यूज पे जीता हो पर उसे स्पॉन्सरशिप या एड्स ना मिले तो क्या करेगा? यूट्यूबर इससे रिलेट कर सकते हैं। और यहाँ से असली तमाशा शुरू हुआ। शेन स्मिथ जो वॉइस का मेन फेस और बॉस था, वो
वो इन्वेस्टर को बड़े बड़े सपने दिखाता था, कहता था हम यंगस्टर लोगों का दिल जीतेंगे, हमारा फ्यूचर बड़ा है। लेकिन अंदर से कंपनी हमेशा पैसे के लिए तड़प रही थी। फ्रीलांसर्स और राइटर के साथ तो बुरा हाल था, पेमेंट नहीं मिलता था, कभी कभी तो महीनों वेट करना पड़ता था। एक रिपोर्टर के मुताबिक वाइस के जर्नलिस्ट का काम पब्लिश किया बिना उस जर्नलिस्ट को पैसे दिए, और कभी असाइनमेंट प्रॉमिस करके बाद में कैंसिल कर दिए। एक अंदर के सोर्स ने बोला, यहाँ काम करना मतलब रिस्क लेना, पैसे मिलेगा या नहीं कोई गारंटी नहीं। मतलब आप किसी कंपनी में काम कर रहे हो जो बड़े सपने दिखाता था लेकिन एम्प्लॉयज को टाइम पे सैलरी नहीं देता तो कैसा लगेगा। फिर भी वाइस के लिए टैलेंट की कमी नहीं थी। 20 साल के और 30 साल के यंगस्टर इसमें काम करना चाहते थे क्योंकि ये कूल था, जैसे एक बैज ऑफ ऑनर। ब्रुकलिन के फैंसी ऑफिसेज, टोक्यो और लंदन में ब्रांचेस, ये सब एक सपना लगता है, लेकिन ये सपना एक बड़ी कीमत के साथ आया। शेन और उसकी टीम इन्वेस्टर को इम्प्रेस करने के लिए वाइल्ड पार्टीज रखते थे, ट्रक्स, ग्लैमर, लड़कियां और एक ऐसी लाइफस्टाइल जो किसी बड़े बिजनेसमैन को अट्रैक्ट कर सके। एक अननोन सोर्स ने बोला, ये पार्टीज ही वाइस की मार्केटिंग थी। इन्वेस्टर को ये वाइब पसंद आती थी, वो सोचते थे कि वाइस तो अगला बड़ा नाम बनने वाला है। शेन ने एक बार खुद कहा, इन्वेस्टर को खाना खिलाओ, थोड़ी सी मस्ती करवाओ और पैसे अपने आप आने लगेंगे। एक बार तो शेन ने इंटेल के लिए फेक दिखावा किया। 2010 में इंटेल से बड़ी डील कंफर्म करनी थी, तो शेन ने अपने विलियम्सबर्ग ऑफिस के बगल वाली बिल्डिंग को रेंट पे लिया, एक ग्लास कॉन्फ्रेंस रूम बनवाया, हाई एंड जापानीज टॉयलेट लगाए और अपने 50 एम्प्लॉयज को बोला, अपने आप को नॉर्मल दिखाओ लेकिन थोड़ा कम नॉर्मल। और ये ट्रिक काम की और इंटेल ने 25 मिलियन इन्वेस्ट किए क्रिएटर प्रोजेक्ट के लिए। लेकिन ये सब एक बबल था, ऊपर से चमकती बट अंदर से खोखला। मतलब कोई स्टार्टअप वैल्यूएशन बढ़ाने के लिए झूठा ऑफिस दिखाए लेकिन असलियत में उनके पास पैसे ही ना हो, ऐसी सिचुएशन हो गई थी। 2010 के मिड में वाइस ने अपना गेम बड़ा किया। उन्होंने वाइस टीवी लॉन्च किया, डिज्नी से $20 मिलियन लेकर 30 शोज बनाए जैसे फक दैट डिलीशियस और गेकेशन। लेकिन यहाँ से उनका फोकस बदल गया। डिज्नी जैसे बड़े इन्वेस्टर चाहते थे कि कंटेंट सेफ और फैमिली फ्रेंडली हो, इसलिए उनको अपनी हटके और थोड़ी अलग वाइब छोड़नी पड़ी। वाइस के पुराने फैंस को ये बिल्कुल पसंद नहीं आया। वो बोली, ये तो वही बोरिंग मीडिया बन गया जो हमें पसंद नहीं था। एक तरह से वाइस अपनी जो वजह से फेमस था, वो रॉ अनफिल्टर अप्रोच, वही खो रहा था। और ऊपर से इंटरनल मिस ने आग में घी डालने का काम किया। 2017 में न्यूयॉर्क टाइम्स ने एक बड़ा एक्सपोज किया, वाइस के अंदर टॉक्सिक कल्चर था। 20 से ज्यादा वुमन ने सेक्सुअल हैरेसमेंट की कंप्लेंट की। कुछ ने बोला कि उनको जॉब के डर से कॉम्प्रोमाइजेस करना पड़ा। So what we know, at least from the New York Times, that we've got 4 settlements involving allegations of sexual harassment or defamation against Vice employees, including its current president. This is Andrew Creighton. ये स्कैंडल इतना बड़ा था कि वाइस की कूल इमेज एकदम मिट गई, ऑडियंस भाग गए, टैलेंट छोड़ के जाने लगे और इन्वेस्टर भी सोच में पड़ गए। ये थी वाइस का पीक और साथ ही डाउनफॉल की शुरुआत। एक कंपनी जो दुनिया बदलने का सपना देख रही थी, अब खुद के घर में ही उलझ के फंस गई। अब देखते हैं ये सब कैसे खत्म हुआ। अब बात करते हैं वाइस के अंत की। एक इकोनॉमी जो कभी मीडिया का बादशाह था, अब कहाँ खड़ा है। 1 मई 2023 को न्यूयॉर्क टाइम्स ने खबर दी कि वाइस बैंकरप्सी की तरह जा रहा है और सिर्फ 2 हफ्ते बाद ये सच हो गया। वाइस ने चैप्टर 11 बैंकरप्सी फाइल की। Vice Media Group officially filed for Chapter 11 bankruptcy protection earlier this week. And as we know, this comes just 6 years after the company was valued at $5.7 billion. एक टाइम पे ये कंपनी 6 बिलियन की थी, लेकिन 2023 में फोर्ट्रेस इन्वेस्टर ग्रुप और सोरस फंड ने इसे सिर्फ $350 मिलियन में खरीद लिया। ये ड्रॉप कोई छोटा नहीं था। सोचो, एक बार डिज्नी ने इसमें $400 मिलियन डाले थे। मतलब जो पैसा एक कंपनी के हिस्से के लिए दिया गया, उससे कम में पूरी कंपनी बिक गई। ये बहुत बड़ा शॉक था। अब सवाल ये है कि ऐसा क्यों हुआ। वाइस के साथ 3 बड़ी गलतियां हुई। पहली, उन्होंने बहुत ज्यादा खर्च किए। 35 कंट्रीज में ऑफिसेस खोले, न्यूयॉर्क में एक बड़ा हेडक्वार्टर बनाया जिसका रेंट ही $20 मिलियन था और 400 मिलियन में रिफाइनरी 29 जैसे प्लेटफॉर्म खरीदे। मतलब अपनी शान दिखाने और बड़े दिखाने के चक्कर में सारा पैसा उड़ा दिया, लेकिन बिजनेस चलाने का सही प्लान ही नहीं बनाया। दूसरा, एड रेवेन्यू का गेम पूरा बदल गया। 2010 में वाइस जैसे न्यू मीडिया कंपनीज को लगता था कि एड से सारे पैसे रिकवर हो जाएंगे, लेकिन गूगल और मेटा ने डिजिटल मार्केट एड का सारा गेम ही खा लिया। वाइस जैसे प्लेटफॉर्म के लिए कुछ बचा ही नहीं था। तीसरी बात थी कंटेंट की। वाइस अपने रूट से दूर चला गया। जब वो डिज्नी के प्रेशर में मेन स्ट्रीम बनाने लगा तो वो रॉ अलग दिखने वाली वाइब ही खत्म हो गई जो लोगों को पसंद आती थी। तो लोगों ने कहा ये तो बस फीड जैसा बोरिंग हो गया। आपके नॉलेज के लिए बता
था बज़फीड भी ऐसी ही कंपनी है जो वाइस से बहुत सिमिलर है। एक टाइम पे लोग वाइस के डॉक्यूमेंट्री जैसे हैमिल्टन फार्माकोपिया या द वाइस गाइड टू नॉर्थ कोरिया के दीवाने थे, लेकिन अब उनकी वीडियोस पे डिसलाइक आने लगे। ऊपर से फ्रीलांसर और वर्कर का ट्रस्ट भी खत्म हो गया, पेमेंट भी नहीं, टॉक्सिक कल्चर और एक बुरी रेपुटेशन, और ये इंटरनल मेस रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। 2018 में शेन स्मिथ जो वाइस का को फाउंडर और सीईओ था, वो अपनी पोस्ट से हटा। उसके बाद A&E की एक्स सीईओ नैन्सी डिबक आई और उन्होंने कंपनी को प्रॉफिटेबल बनाने की कोशिश की। $250 मिलियन की इन्वेस्टमेंट भी लाई, 150 लोगों को निकाल दिया, लेकिन 2023 में वो भी हार मान गई और चली गई। नैन्सी के जाने के बाद नए को सीईओ ब्रूस डिक्सन और हुज़ैफा लोखंडवाला आए और उन्होंने 100 और ले ऑफ्स किए, लेकिन फिर भी वाइस का डूबता जहाज नहीं बचा। बैंकरप्सी के बाद कंपनी बिक गई। ये लीडरशिप का केओस थोड़ा ड्रामा बनने लगा। सबसे बुरा ट्विस्ट तो तब आया जब बैंकरप्सी के टाइम खुलासा हुआ कि वाइस के एग्जीक्यूटिव्स बड़े बोनसेस ले रहे थे। ग्लोबल टीवी प्रेसिडेंट मॉर्गन हडसन को $150,000 मिले, को सीईओ हुज़ैफा लोखंडवाला को $133,000 मिले और ग्लोबल हेड ऑफ प्रोग्रामिंग सबराटा को $21,000 के बोनसेस दिए गए, जबकि फ्रीलांसर को भी अभी करोड़ों रुपए देने बाकी थे। एक फॉर्मर रिपोर्टर जोसेफ कॉक्स ने ट्विटर पे ये बात खोली और इससे लोगों का गुस्सा और बढ़ गया। ये सुन के तो दिल में आग लगती है। एक तरफ कंपनी डूब रही थी, वर्कर रो रहे थे, और दूसरी तरफ बॉसेस अपनी जेब भर रहे थे। ये कोई नया स्कैम नहीं था, लेकिन वाइस जैसी कंपनी से ये उम्मीद नहीं थी। तो अब वाइस का फ्यूचर क्या है? अब वो voice.com को लॉन्च कर चुके हैं। नैशविल बेस्ड सैवेज वेंचर से $10 मिलियन की इन्वेस्टमेंट भी मिल चुकी है। ये बात में 2024 में अनाउंस हुई थी और अब 2025 तक उनका डिजिटल कमबैक चल रहा है। voice.com वापस जिंदा हो गया है और उनके यूट्यूब चैनल पे भी नई वीडियोस देखने लगे हैं, जैसे कि मंचीज और नॉइसी जैसे प्रॉपर्टीज के साथ। पर सच बोलूं तो ये एक बहुत हार्ड चीज है, ऑडियंस को वापस लाना, ट्रस्ट रिबिल्ड करना और एक सॉलिड बिजनेस मॉडल बनाना। वॉइस एक टाइम पे रिवोल्यूशनरी था। वो लोग जो सिस्टम के खिलाफ आवाज उठाते थे, वो खुद सिस्टम के शिकार बन गए। जब वो बड़ा बनने के चक्कर में अपनी असलियत खो बैठे तो 2023 में बैंकरी सब तक पहुंच गई। फोर्ट्रेस इन्वेस्टमेंट ग्रुप ने उन्हें $350 मिलियन में खरीदा था और उसके बाद फरवरी 2023 में voice.com बंद कर दिया गया था। लेकिन अब सैवेज वेंचर के साथ मिलने के बाद उनका फोकस डिजिटल प्रॉपर्टीज और सोशल मीडिया चैनल पे है। तकरीबन 100 मिलियन फॉलोअर का पोर्टफोलियो क्लेम करते हैं ये लोग। वाइस न्यूज अभी भी इस डील का हिस्सा नहीं है। वाइस स्टूडियोज ग्रुप और वाइस टीवी जैसे B2B फ्रेंचाइज पे ध्यान दे रहे हैं। सितंबर 2024 में उन्होंने अपना प्रिंट मैगजीन भी रीलॉन्च किया क्वार्टरली इशू के साथ। 20,000 सब्सक्राइबर का टारगेट रखा। ये कहानी एक बड़ा लेसन देती है, चाहे बिजनेस हो या जिंदगी, अपने रूट्स को मत भूलो वरना गिरना पक्का है। फिलहाल उनके यूट्यूब चैनल पे भी अभी भी मिलियंस ऑफ व्यूज आते हैं। आपके क्या थॉट्स है वाइस के बारे में? कमेंट सेक्शन में बताना। अगर ये वीडियो पसंद आई तो लाइक करना मत भूलना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि ऐसी इंटरेस्टिंग स्टोरीज आप तक पहुंचती रहे। दिस इज हेड एंड डेप साइनिंग ऑफ। सी यू ऑन द नेक्स्ट वन। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।